नमस्कार, मेरा नाम है सुमित सिंह मेहता। हाजिर हूं आपके सामने इलेक्ट्रोडायनेमिक्स से रिलेटेड एक और नया लेक्चर लेके। आज का हमारा है लेक्चर नंबर 121 और आज के इस लेक्चर का हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है, डिस्प्लेसमेंट करंट, या इसको ये बोल सकते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, जो इससे ठीक पिछला लेक्चर था हमारा, वो अपने आप में क्या था, एक ऐतिहासिक लेक्चर था, क्योंकि वहां पर हमने क्या डिस्कस किया था, मैक्सवेल इक्वेशन को स्टार्ट किया था, या फिर मैक्सवेल इक्वेशन का डिस्कशन किया था। और हमने वहां पढ़ा था कि किस तरीके से मैक्सवेल ने एम्पियर्स लॉ को क्या किया है, मॉडिफाई किया है। और वहां पर एक टर्म हमने डिफाइन किया था, दैट टर्म इज डिस्प्लेसमेंट करंट। या मैक्सवेल ने एक टर्म डिफाइन किया था जो अपने आप में क्या था, साइंस की दुनिया का, या बोलते हैं फिजिक्स की दुनिया का एक ऐतिहासिक क्षण था, जब मैक्सवेल ने एम्पियर्स लॉ को मॉडिफाई करते हुए एक टर्म डिफाइन किया, दैट टर्म इज डिस्प्लेसमेंट करंट। हमने थोड़ा बहुत पिछले लेक्चर में डिस्प्लेसमेंट करंट के बारे में डिस्कस किया, लेकिन बहुत कम डिस्कस किया। तो आज हम क्या करेंगे, यहां पर विस्तार से डिस्प्लेसमेंट करंट के बारे में डिस्कस करेंगे और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी क्या करेंगे, हम देखेंगे। ठीक है, तो फटाफट से रोज की तरह कॉपी पेन निकालो और हेड डालो क्या, डिस्प्लेसमेंट करंट। ओके, तो जो थोड़ा हमने कल पढ़ा है उसके बारे में डिस्कस कर लें कि क्या क्या हमने पढ़ा है। जो एम्पियर्स लॉ था वो क्या था और किस तरीके से उसको मैक्सवेल ने डिफाइन किया, या बोल सकते हैं मैक्सवेल ने उसको मॉडिफाई किया, और किस तरीके से डिस्प्लेसमेंट करंट का कॉन्सेप्ट वहां पर आया। एक बार इसको देख लेते हैं, फिर डिस्प्लेसमेंट करंट के बारे में एक आध बातें करेंगे और इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो सिंस वी नो, ये लिखा ना आपने, तो सिंस इन प्रीवियस लेक्चर वी नो दैट, सिंस we know that जो एम्पियर्स लॉ होता है वो क्या होता है, बताओ फटाफट। एम्पियर्स लॉ इज क्या होता है, दिस इज, अगर मैं इन डिफरेंशियल फॉर्म देखूं तो दिस इज डेल क्रॉस बी इज इक्वल टू कितना होता है, म्यू नॉट इंटू जे के बराबर होता है नहीं होता है। एंड इन इंटीग्रल फॉर्म दिस कैन बी रिटन एज क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट dl इज इक्वल टू कितना होता है, म्यू नॉट इंटू आई इनक्लोज। ओके, नाउ अब यहां पर आई इनक्लोज की जो हमने बात करी थी, दिस आई इनक्लोज इज करंट पासिंग थ्रू एम्पियर्स लूप। ये क्या होता है मेरे पास, करंट पासिंग थ्रू एम्पियर्स लूप, करंट पासिंग थ्रू एम्पियर्स लूप। ओके, एंड ये क्या था जो मेरे पास ये एम्पियर्स लॉ है, दिस एम्पियर्स लॉ इज एप्लीकेबल ओनली फॉर मैग्नेटोस्टेट एंड बियॉन्ड मैग्नेटोस्टेट दिस एम्पियर्स लॉ फेल टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड। यानी कहने का मतलब ये है कि जो एम्पियर्स लॉ होता है वो सिर्फ किसके लिए एप्लीकेबल होता है, स्टडी करंट के लिए क्या होता है, एप्लीकेबल होता है। एंड ड्यू टू रिजॉल्व दिस प्रॉब्लम इन एम्पियर्स लॉ, मैक्सवेल मॉडिफाई दिस एम्पियर लॉ, एंड दिस मॉडिफाइड एम्पियर्स लॉ या बोलते हैं मॉडिफाइड या फिर मैक्सवेल मॉडिफिकेशन ऑफ दिस एम्पियर्स लॉ। ठीक है, क्या था मॉडिफिकेशन, कुछ ऐसा था कि डेल क्रॉस बी इज इक्वल टू म्यू नॉट जे, फिर प्लस कितना था यहां पर, म्यू नॉट इंटू जे डी, या बोलते हैं म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इंटू डेल ई डिवाइडेड बाई डेल टी था। क्या था, डेल क्रॉस बी इक्वल टू म्यू नॉट जे प्लस ये मेरे पास क्या है, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल ई डिवाइडेड बाई डेल टी था। तो दिस इज अवर मैक्सवेल्स फोर्थ इक्वेशन इन डिफरेंशियल फॉर्म, and we can say modified Ampere's law, and this Ampere's law is also applicable for varying current, या बोलते हैं नॉन स्टडी करंट। तो नॉन स्टडी करंट के लिए भी जो मेरे पास ये एम्पियर्स लॉ था वो क्या था, एप्लीकेबल था। ठीक है, थोड़ा बहुत हमने कल देखा था और डिस्कस करेंगे उसके बारे में। यहां पर ये जो चीज है, दिस टर्म इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट करंट। इसी टर्म को उन्होंने क्या बोला था, मैक्सवेल ने डिस्प्लेसमेंट करंट बोला था। हियर दिस एप्सिलॉन नॉट डेल ई डिवाइडेड बाई डेल टी इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट करंट। इसको हमने क्या बोला था, डिस्प्लेसमेंट करंट बोला था। एंड इट हैज नथिंग टू डू विथ करंट। इसका जो कंडक्शन करंट होता है, जो चार्ज के मूव करने से जो करंट बनती है, उस करंट से इस डिस्प्लेसमेंट करंट का कोई भी लेना देना नहीं है। जो ये भी डिस्प्लेसमेंट करंट बोल रखा है, बस खाली नाम है एक। ठीक है, जैसे सुरेश का नाम सुरेश है, जैसे कोई सूरज है उसका नाम सूरज है, उसका मतलब ये तो नहीं है कि सूरज की तरह चमकेगा, बस उसका नाम क्या है, सूरज है। जैसे मेरा नाम जो उपनाम है वो क्या है, सूरज है। तो जो सूरज है इसका मतलब ये थोड़ा कि मेरे अंदर से
श्वेत प्रकाश निकल रहा है, या फिर बोलते मैं कोई रेडिएशन इमिट कर रहा हूं, जैसे व्हाइट लाइट कहां से निकलती है, सन से निकलती है, मैं वैसा थोड़ा कर रहा हूं, वैसा नहीं कर रहा हूं ना मैं। तो मेरा नाम क्या है, खाली सूरज है, ओके, यानी उस सूरज से मैं अलग हूं। जैसे इसका नाम क्या है, डिस्प्लेसमेंट करंट है, लेकिन ये करंट नहीं है, बस इसका नाम क्या है, डिस्प्लेसमेंट करंट है। इतनी बात समझ में आई। एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाई जेडी। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम इसको, जेडी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जेडी इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरे पास एप्सिलॉन नॉट इनटू कितना आ जाएगा, डेल ई डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा, डेल टी आ जाएगा। ठीक है। नाउ अगर मैं इसी का एक इंटीग्रल फॉर्म यहां पे लिखना चाहूं तो इन इंटीग्रल फॉर्म कैसे लिखूंगा बताओ। कल ही हमने डिस्कस किया था कि इंटीग्रल फॉर्म इस इक्वेशन को कैसे लिखेंगे हम, इन इंटीग्रल फॉर्म क्या करो, एक काम करो, दोनों ओर सरफेस इंटीग्रल ले लो, टेकिंग बोथ साइड सरफेस इंटीग्रल ओवर ए सरफेस। ठीक है। तो वो सरफेस कौन सा होगा कि अज्यूम करो कि मेरे पास यह है कोई एक करंट कैरिंग इस तरीके से वायर है, ओके, और ये मेरे पास क्या है, ये लूप है, दिस इज माय एम्पियर लूप। ठीक है, ये मेरा क्या है, इस तरीके से एक एम्पियर लूप है। और अगर मैं अज्यूम करूं कि दिस इज माय सरफेस, ये क्या है, मेरा सरफेस है या नहीं है। ठीक है, जैसे मेरे पास कहां गया वो, एक वो था यार गोल गोल टाइप का मेरे पास कल था, आज कहां गायब हो गया। ओके, ये ओके, ये चीज है। ठीक है, ये मेरे पास क्या है, एक एम्पियर लूप है। तो ये क्या है, सरफेस है या नहीं है। ठीक है, एक डिस्क की तरह का सरफेस है यहां पर। तो ये जो सरफेस है, इस सरफेस के ऊपर क्या करो, इंटीग्रेट करो, किसको, इस इक्वेशन को। इंटीग्रेटिंग दिस इक्वेशन तो कितना आ जाएगा, ये दिस इज डेल क्रॉस बी और डॉट कितना आ जाएगा, डी ए आ जाएगा। एंड दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन म्यू नॉट इंटू दिस इज जे और डॉट कितना आ गया, ये डी ए आ गया। फिर प्लस कितना आ जाएगा, ये दिस इज इंटीग्रेशन म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, दिस इज डेल ई डिवाइड में कितना आ गया, डेल टी आ गया, और डॉट कितना आ गया, ये डी ए आ गया। बस इतना ध्यान रखना है कि दिस सरफेस इंटीग्रेशन विच वी डिड हियर, दिस इज ओवर दिस सरफेस, इस सरफेस के ओवर है, जिसको किसने इंक्लोज कर रखा है, इस एम्पियर लूप ने क्या कर रखा है, इंक्लोज कर रखा है। एंड दिस सरफेस इज ओपन सरफेस, जो ये सरफेस है वो कैसी सरफेस है, ओपन सरफेस है या नहीं है। देखो अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहां पर आने वाली है, उसको अभी डिस्कस करेंगे हम। फिलहाल के लिए इधर देखो, अब इसको मैं मॉडिफाई कर सकता हूं। तो दिस इज माय सरफेस इंटीग्रल एंड फ्रॉम स्टोक्स थ्योरम वी कैन कन्वर्ट दिस इंटीग्रल इनटू लाइन इंटीग्रल लाइक दिस, कि क्या हो जाएगा, ये क्लोज इंटीग्रेशन ओवर दिस लूप, इस लूप के ऊपर क्लोज इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल आ जाएगा। तो दिस इज इक्वल टू एंड दिस म्यू नॉट इज कम आउट एंड दिस जे डॉट डी एल, इंटीग्रेशन जे डॉट डी एल विल बी इक्वल टू आई इनक्लोज। आई इनक्लोज का मतलब कितना हुआ, दिस आई इनक्लोज, जो आई इनक्लोज यहां पर है वही सेम आई इनक्लोज इधर पर है। एंड प्लस ये सारी चीज तो ऐसी रही कि म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट, दिस इज क्लोज इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन ओवर दिस सरफेस विच इज इनक्लोज्ड बाई एम्पियर लूप। तो डेल ई डिवाइडेड बाई डेल टी डॉट कितना आ जाएगा, ये डी ए आ जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आई। नाउ अब यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट मैं चीज बोलने वाला हूं, जैसे कि थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था कि दिस करंट आई इनक्लोज, जो आई इनक्लोज है ये क्या है मेरे पास, करंट इनक्लोज बाई, करंट इनक्लोज्ड बाई एम्पियर लूप, ये क्या है मेरे पास, करंट इनक्लोज बाई एम्पियर लूप है। अब ये जो चीज है ना जो मैंने बोली, हम बचपन से लेकर अभी तक यही पढ़ते हुए आ रहे हैं कि जो यहां पर आई इनक्लोज होता है ये क्या होता है कि किसी भी एक एम्पियर लूप से पास करने वाली करंट होती है, या फिर नेट करंट होती है, या बोल सकते हैं करंट इनक्लोज्ड बाय द एम्पियर लूप होती है। लेकिन ये जो चीजें हैं ना ये पुरानी चीजें हो गई, यानी ये ऐसी चीजें हैं जो उतनी प्रिसाइज नहीं है। जो मैं नेक्स्ट चीज आपको लिखाने वाला हूं जितनी प्रिसाइज वो चीज होने वाली है। देखो वो चीज क्या है, दिस करंट इनक्लोज, दिस आई इनक्लोज इज ऑल्सो रिटन एज, या बोल सकते हैं इसी का एक मोर प्रिसाइज फॉर्म, या बोल सकते हैं इसी का एक और बेहतरीन तरीका इस चीज को कहने का कि दिस इज करंट इनक्लोज बाय एम्पियर लूप, इसी को एक कहने का एक और जो बेहतरीन तरीका है वो क्या है, करंट पासिंग थ्रू एनी ओपन सरफेस, यहां पे ओपन सरफेस इनक्लोज्ड बाई ओपन सरफेस हैविंग एम्पियर लूप एज बाउंड्री, हैविंग एम्पियर लूप एज बाउंड्री, अब देखो अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और ये जो दूसरा वाला स्टेटमेंट है ना ये क्या है, मोर प्रिसाइज है, यानी इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ज्यादा है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, कम है। लोअर क्लास में चल जाएगा लेकिन जब हायर क्लास में हम आएंगे तो ये जो स्टेटमेंट है ये ज्यादा क्या होता है, पावरफुल होता है, यानी इससे ज्यादा अच्छे रिजल्ट निकल के आते हैं। या बोलते हैं ये जो स्टेटमेंट है ये ज्यादा क्या है,
बोलते हैं प्रिसाइज है, ज्यादा क्या है, प्रिसाइज है। अब इसका मतलब क्या हुआ, करंट पासिंग थ्रू द ओपन सरफेस। अब ये जो सरफेस है यहां पर, अगर मैं ये बोलूं कि अगर मैं इसको ऐसे कहां डुबाऊं, ऐसे साबुन, कल भी मैंने एग्जांपल आपको दिया था, अगर इसको मैं ऐसे कागज में उसमें डुबाऊं, साबुन के झाग में ऐसे डुबाऊं, तो यहां पर एक झिल्ली बन जाएगी, एंड दैट झिल्ली इज सरफेस है या सरफेस है या नहीं है। और उस सरफेस की बाउंड्री क्या है, ये जो रिंग है ये क्या है, उस सरफेस की बाउंड्री है, एंड दैट रिंग इज एम्पियर लूप। तो ये जो सरफेस है, इस सरफेस को चीरते हुए जो करंट पास हो रही है, इस सरफेस को चीरते हुए, अगर मैं हिंदी में बोलूं और आपके दिमाग में बैठाना चाहूं कि आप किस टाइप के करंट के बारे में यहां पर बोल रहे हो कि वो आई इनक्लोज है, दैट इज वो करंट जो इस सरफेस को चीरते हुए जा रही है। किस सरफेस को, जिस सरफेस की बाउंड्री क्या है, एम्पियर लूप है। ये बात समझ में आई आपको? ओके, अगर ये बात समझ में आई, अब मैं एक दूसरी सिचुएशन लेता हूं। मैं क्या कर रहा हूं, जो यहां पर मेरे पास साबुन की झिल्ली है उसमें फूंक मार रहा हूं, मैंने फूंक मारी तो यहां पर क्या बनेगा, एक गुब्बारा बनेगा। यहां बोलता है इसमें ऐसे पॉलिथीन लगाऊं, उस पॉलिथीन में ऐसा हवा भरूं, तो यहां पर एक थैली बनेगी नहीं बनेगी, यहां पर ऐसे क्या बन जाएगी, एक इस तरह से थैली बन जाएगी। नाउ अब उस थैली नुमा सरफेस, यहां पे ऐसे बोल दूं कि ये है मेरे पास ये, अब देखो ये बहुत बेहतरीन हो गया, ये मेरे पास क्या है, एक सरफेस है। अब देखो इस सरफेस की बाउंड्री भी क्या है, यही रिंग है या नहीं है, इस सरफेस की बाउंड्री भी क्या है, यही रिंग है। और इस सरफेस कैसे है, एक कॉनिकल सरफेस है, एक कोन की तरह सरफेस है। नाउ लेकिन इस सरफेस की बाउंड्री क्या है, अगेन यही एम्पियर लूप है, यानी इस सरफेस से भी जो करंट पास करेगी वो भी क्या होगी, आई इनक्लोज होगी। यानी सरफेस हम कैसा ही ले सकते हैं, सरफेस ने कैसा होना चाहिए, ओपन होना चाहिए। जो पहला वाला सरफेस था वो एक सिंपलेस्ट पॉसिबल सरफेस था, जो सिंपल क्या था, एक डिस्क की तरह सरफेस था, वो क्या था, एक सिंपलेस्ट पॉसिबल सरफेस था। हम जितना चाहे उसे कॉम्प्लिकेटेड कर सकते हैं, जैसे मैंने यहां पर इसको कॉम्प्लिकेटेड करने के लिए सरफेस को ऐसा बना दिया, कैसा बना दिया, इस टाइप का, यानी कोनिकल शेप का बना दिया। अब इस सरफेस से जो करंट पास हो रही है, यानी इसको चीरते हुए जो करंट जा रही है, वही करंट क्या है हमारे पास, आई इनक्लोज है। ठीक है, अभी थोड़ा आपको घबरा रहे होंगे, लेकिन घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अभी हम इसमें क्या करेंगे, एक आध न्यूमेरिकल करेंगे, तो आपके सारे फंडे क्या हो जाएंगे, यहां पर क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, ये बात समझ में आई? ओके, ठीक हो। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर इसी सरफेस को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि मेरे पास ये एम्पियर लूप है, अभी सरफेस क्या है, ये है, दिस इज माई सरफेस, अभी सरफेस क्या है मेरी, इस टाइप की सरफेस है। समझ में आ रही बात? और इस सरफेस से जितनी करंट पास कर रही है, फिर इसको चीरते हुए जितनी करंट जा रही है, वही करंट क्या है मेरे पास, आई इनक्लोज के बराबर है। इस आई इनक्लोज का कॉन्सेप्ट समझ में आया आपको? ठीक है, तो अब आई इनक्लोज की जगह ये नहीं लिखना है, क्या लिखना है, ये लिखना है। तो यहां पर जो आई इनक्लोज है या यहां जो आई इनक्लोज है वो ये नहीं है, ये क्या है, पुराना कॉन्सेप्ट हो गया, ये पुरानी बातें हैं, ये क्या है, पुरानी बात है। नई बात क्या है, ये है। आई बात समझ में? ठीक है, और यहां पर जो इंटीग्रेशन है वो किस सरफेस के ऊपर है, इस सरफेस के ऊपर है, जो ये वाला सरफेस है। ओके, समझ में आई बात? ठीक हो गया। अगर इतनी बात समझ में आई तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और इस डिस्प्लेसमेंट करंट को थोड़ा बहुत मॉडिफाई करने की कोशिश करते हैं। देखो, एक चीज हमको पता है कि सिंस वी नो फ्रॉम आवर प्रीवियस नॉलेज कि हमने एक चीज पढ़ी थी, क्या, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर या फिर इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। सिंस वी नो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है, मैं इसका आपको एक रूप और दिखाना चाह रहा हूं कि इस जेडी का या बोलते हैं इस डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी का एक नया रूप दिखाना चाह रहा हूं। उसके लिए मुझे कहां जाना पड़ेगा, जो हमने क्या पढ़ा था, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पढ़ा था, इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पढ़ा था, नहीं पढ़ा था, डी। तो इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डी इक्वल टू कितना होता है हमारे पास, डी इक्वल टू होता है एप्सिलॉन नॉट इनटू ई और प्लस कितना होता है, पी। हियर ई इज इलेक्ट्रिक फील्ड, पी इज पोलराइजेशन एंड डी इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। पोलराइजेशन कब होगा, जब वहां पर क्या कोई डाइलेक्ट्रिक होगा। अगर मैं ये बोलूं कि वहां पर डाइलेक्ट्रिक नहीं है, वैक्यूम है, तो P इक्वल टू कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, यानी पोलराइजेशन कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो यहां से मेरे पास D इक्वल टू कितना आ गया, ये एप्सिलॉन नॉट इनटू कितना आ गया, E आ गया। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू T, तो यहां से मेरे पास डेल D डिवाइडेड बाई डेल T इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट डेल E डिवाइडेड बाई डेल टी एंड दिस टर्म इज इक्वल टू जेडी। तो यहां से मेरे पास जेडी के लिए एक नया फॉर्मूला क्या निकल के आया, तो जेडी इक्वल टू आ गया मेरे पास कितना, डेल ई डिवाइडेड बाई डेल टी। तो जो डिस्प्लेसमेंट करंट है उसको मैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के टर्म में लिख सकता हूं। तो शायद ये जो नामकरण है इसका कि इसको हम डिस्प्लेसमेंट करंट बोल रहे हैं, वो इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर से डिस्प्लेसमेंट करंट क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। इन डिस्प्लेसमेंट करंट, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जब चेंज होगा तब जो क्वांटिटी निकलेगी उसी को हमने क्या बोला है, डिस्प्लेसमेंट करंट बोला है। समझ में आई बात? तो नामकरण यहीं से हुआ कि ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, इसका हमने टाइम के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव किया तो क्या निकल के आ गया, डिस्प्लेसमेंट करंट निकल के आ गया। ठीक है, ये बात समझ में आई? ओके, अगर ये बात समझ में आई, अब एक बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन लेते हैं जिसके बारे में हम कल भी डिस्कस कर रहे थे, थोड़ा बहुत हमने वहां पर सॉल्यूशन भी किया था, लेकिन आज उसी को दोबारा लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट करंट है वो किस तरीके से मतलब प्ले में आती है, किस तरीके से उसका रोल होता है हमारे क्वेश्चंस में। ओके, इसे मिटाएं, ठीक हो गया।
ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात ध्यान रखना क्योंकि अभी काम आने वाली है थोड़ी देर में, कि जो आई इनक्लोज होता है वो लूप से पास करने वाला नहीं होता है, उस लूप के द्वारा जो इनक्लोज सरफेस होता है या फिर ओपन सरफेस होता है उससे कितनी करंट पास कर रही है वो होता है इनक्लोज। वो वाली पुरानी बातें होगी, ठीक है, क्लास 12th में काम आती हो, अब काम नहीं आएंगी। ओके, तो देखो ऐसे एक क्वेश्चन की तरह लो या फिर ऐसे एग्जांपल ले लो कि हमारे पास क्या है, एक कैपेसिटर है, इस तरीके से क्या बोल दो कि हमारे पास एक इस तरीके से हमने क्या लगा दिया, यहाँ पर एक कैपेसिटर लगा दिया और एक चार्जिंग कैपेसिटर है, इसको क्या कर रहे हैं हम, चार्ज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, इसे हम चार्ज कर रहे हैं इस तरीके से। मैंने यहाँ पर क्या लगा दी, एक इस तरीके से बैटरी लगा दी। जैसे मैं बैटरी से इसको कनेक्ट करूँगा, इसमें क्या करेगी, कुछ करंट फ्लो करेगी एंड दैट करंट इज कंडक्शन करंट। आई करंट क्या करेगी, इस तरीके से फ्लो करेगी। करेगी नहीं करेगी, आंसर है हाँ जी करेगी। अब देखो मुझे क्या करना है, मान लिया इसके कारण ये जो मेरे पास वायर है इसमें कितनी करंट फ्लो कर रही है, लेट अस से आई करंट क्या कर रही है, फ्लो कर रही है। ओके, जैसे आई करंट इसमें फ्लो करी तो ये चार्ज करना स्टार्ट करेगा, तो इसमें कितना चार्ज आएगा, लेट अस से प्लस क्यू चार्ज आ गया और इसके बगल वाले में कितना आ जाएगा, माइनस क्यू चार्ज आ जाएगा। और जो चार्ज होगा वो क्या करेगा, टाइम के साथ वेरी करेगा क्योंकि ये क्या हो रहा है, धीरे धीरे चार्ज हो रहा है। जैसे चार्ज होगा वैसे वैसे चार्ज बढ़ेगा। चार्ज बढ़ेगा तो इन दोनों के बीच जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। करेगा नहीं करेगा, आंसर है हाँ जी करेगा। और एक चीज मैं और अज्यूम कर रहा हूं कि ये जो प्लेट है वो क्या है, एक दूसरे के बहुत ज्यादा क्लोज है, एक दूसरे के बहुत ज्यादा क्या है, पास है। ओके, नाउ अब देखो, और अगर बहुत ज्यादा पास है और ऐसा अज्यूम कर रहा हूं कि इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कांस्टेंट है, जो कि होता नहीं है, ठीक है। लेकिन हम ऐसा ही क्लास 12 से अज्यूम करते हुए आ रहे हैं कि किसी दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच, किसी भी एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। और प्लेट के बाहर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है कितना होता है, 0 होता है। अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इन बिटवीन द प्लेट देखूंगा देन दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरे पास सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। ऐसा होता है नहीं होता है, आंसर हाँ जी होता है। और सिग्मा क्या है, इसकी चार्ज डेंसिटी है। और मैं ऐसा अज्यूम कर रहा हूं कि इसका जो एरिया है, जो मेरे पास एक चीज और, अब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और जो प्लेट का शेप है वो मैं कैसा ले रहा हूं, अज्यूम करो मैं सर्कुलर शेप के ले रहा हूं। जो प्लेट है मेरे वो कैसे हैं, सर्कुलर शेप के हैं। यहां पर लग नहीं रहे सर्कुलर शेप के, लेकिन अज्यूम करो कैसे शेप के हैं, सर्कुलर शेप के हैं और जिनकी रेडियस कितनी है, आर है। जो प्लेट है वो ऐसे है, समझ में आई बात, इस टाइप के प्लेट है, ठीक है। यहाँ पे बीच में क्या है, सॉलिड है, ऐसे आर पार दिख नहीं रहा है, इस तरीके से प्लेट है। और एक प्लेट रखिए, एक प्लेट ऐसे इसके सामने रखिए, एक ये है और एक ये है, इसमें प्लस चार्ज है और इसमें माइनस क्यू चार्ज है, समझ में आई बात। ओके, अब इनकी कुछ रेडियस होगी फिर, तो अज्यूम करो इसकी जो रेडियस है वो कितनी है, आर है। और जो मेरे पास ये वायर है इसके सेंटर से होकर पास हो रहा है, कहां से, इसके सेंटर से होकर पास हो रहा है। तो इसको थोड़ा सा ऊपर बना दो, ओके, कुछ यूं करके। तो इसकी रेडियस कितनी है, यहां से यहां तक, लेट अस से दिस रेडियस इज आर। जो रेडियस है इसकी वो कितनी है, आर है, ठीक है। अगर इसके रेडियस आर है तो जो एरिया ए हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, होगा नहीं होगा, आंसर हाँ जी होगा। यानी मैंने यहां पर ऐसा क्यों लिया, क्योंकि हम इसका एरिया जानते हैं, क्योंकि हम सर्कल का एरिया जानते हैं कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। तो मैंने सर्कुलर डिस्क ले ली यहां पर, या सर्कुलर प्लेट ले ली मैंने, ठीक है। बस इतना ही रीजन है, कोई खास रीजन यहां पर नहीं है। तो उसका एरिया कितना निकल गया, पाई आर स्क्वायर निकल गया। तो सिग्मा इक्वल टू कितना होता है, सिग्मा क्या है मेरे पास, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो सिग्मा इक्वल टू कितना आ जाएगा, के अपॉन ए निकल के आ जाएगा, यानी के अपॉन क्यू अपॉन पाई आर स्क्वायर, यानी चार्ज अपॉन पाई आर स्क्वायर। एंड दिस चार्ज इज वेराइंग विद टाइम। जो चार्ज है वो टाइम के साथ क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है, क्योंकि चार्ज हो रहा है और चार्ज क्या कर रहा है, बढ़ रहा है धीरे धीरे। और इनटू कितना आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट। तो ऐसे हम क्लियरली देख सकते हैं कि अगर मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज अगर टाइम के साथ चेंज हो रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा, हमारे पास टाइम के साथ चेंज होगा। तो यहां मेरे पास क्या है, टाइम वेराइंग इलेक्ट्रिक फील्ड है। और मैक्सवेल इक्वेशन कहती है, जो मैक्सवेल इक्वेशन या मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ एम्पियर्स लॉ है, वो कहता है कि चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम के साथ चेंज होता है वो मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। तो यानी यहां पर इन दोनों के बीच क्या होगा, कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ होगा। वही मैग्नेटिक फील्ड आज हमें क्या करना है, फाइंड करना है। ओके, समझ में आया बात, एम समझ में आया, ठीक हो गया। तो मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए, ये चाहिए कि डेल ई डिवाइडेड बाई डेल टी। क्या चीज चाहिए मेरे को, डेल ई डिवाइडेड बाई डेल टी चाहिए। इसको एज ए मैग्नीट्यूड ले लूं मैं, ठीक है, या फिर इस डायरेक्शन में है, डायरेक्शन को पता है, डायरेक्शन कौन सी डायरेक्शन में, ऐसे, यानी कहां की ओर, राइट की ओर जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड। फिलहाल के लिए मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। तो डेल ई डिवाइडेड बाई डेल टी कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरे पास कितना, 1 ओवर पाई आर स्क्वायर इंटू कितना आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट। और ये मेरे पास कितना आ जाएगा, डेल क्यू डिवाइडेड बाई डेल टी आ जाएगा। एंड वी ऑल नो कि डेल क्यू डिवाइडेड बाई डेल टी कितना होता है, करंट आई होता है। एंड दिस करंट आई इज कंडक्शन करंट,
ठीक है, ये जो करंट जा रही है वही है। तो यहाँ पे डेल ई डिवाइडेड बाय डेल टी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये आई अपॉन क्यू इंटू या आई अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू कितना आ जाएगा, ये पाई आर स्क्वायर आ जाता है। ये क्या निकला मेरे पास, डेल ई डिवाइडेड बाय डेल टी। तो कुछ इस तरीके से जो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है वो टाइम के साथ क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। और एक चीज और जो वो है क्या, कांस्टेंट है, जो रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन बिटवीन द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है वो क्या है, चेंज, बिकॉज द कंडक्शन करंट इज कांस्टेंट, एप्सिलॉन नॉट इज कांस्टेंट, पाई इज कांस्टेंट एंड आर इज कांस्टेंट। तो दिस होल टर्म थिंग इज कांस्टेंट। ये पूरी की पूरी चीज क्या है मेरे पास, कांस्टेंट है। ओके नाउ अगर मेरे पास मैं ये बोलूं कि मेरे पास यहां पर क्या है, कोई एक पॉइंट है, लेट अस से दिस इज पॉइंट पी, लेट अस से दिस इज पॉइंट पी, और ये यहां से आर डिस्टेंस पर है, यहां से कितनी डिस्टेंस पर है, आर डिस्टेंस पर रखा हुआ है। इस आर डिस्टेंस पर इस वायर से मेरे को क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। कैसे फाइंड करोगे बताओ, सिंपल सा एम्पियर लॉ लगा दो। तो मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने के लिए मुझे यहां पर क्या लेना पड़ेगा, एक इस तरीके से एम्पियर लूप बनानी पड़ेगी। क्या कर दो, इस तरीके से एक एम्पियर लूप बना दो और इसमें इस तरीके से क्या करो, मूव करो। ठीक है, इसमें क्या कर रहे हैं हम, इस तरीके से इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगर ऐसे मैं देख रहा हूं, आई एम लुकिंग फ्रॉम हियर, अगर मैं ऐसे लेफ्ट टू राइट देख रहा हूं तो जो करंट हम ऐसे घूम रहे हैं उसमें किस तरीके से घूम रहे हैं, इस तरीके से, ताकि जो मैग्नेटिक फील्ड और डीएल के बीच का एंगल हो वो कितना हो जाए, जीरो हो जाए। तो अगर मैं यहां पर इस पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहता हूं, अब मुझे क्या चाहिए, सरफेस चूज करनी है। क्या चूज करनी है, ध्यान सुनना, सरफेस चूज करनी है। अभी हम ये नहीं बोलेंगे कि इस लूप से कितनी करंट पास कर रही है, हम ये बोलेंगे कि इस लूप के कारण जो इनक्लोज एरिया है उससे कितनी करंट पास कर रही है, फिर सरफेस है उससे कितनी करंट पास कर रही है। तो सिंपल सरफेस ले लो, तो दिस इज माई सरफेस, ये क्या है मेरे पास, ये सरफेस है। ओके, तो फॉर्मूला क्या होता है बताओ, फॉर्मूला होता है हमारे पास, इसको ऐसे रख लें, तो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी, कि पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। ओके, तो फॉर्मूला होता है कुछ कि क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई इनक्लोज, फिर प्लस कितना होता है, म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन डेल ई डिवाइडेड बाई डेल टी, और इंटू कितना आता है, डी ए आता है। अब देखो इस लूप के लिए या फिर इस सरफेस के लिए जो मेरे पास ये चीज है, चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो कितना है, जीरो है। क्योंकि जो चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है यहां पर कितना होगा, जीरो होगा। यहां तो क्या है, जीरो है, लेकिन यहां जीरो नहीं है। तो लेकिन सरफेस तो कहां है, सिर्फ इस पर्टिकुलर स्पेस में है। तो यहां पर जो ये जो चीज है वो कितनी है, जीरो है। तो एट पॉइंट पी पर जो सरफेस हमने खींच रखी है, जो सिंपलेस्ट सरफेस हमने ले रखी है, वहां पर ये जो चीज है वो कितनी है, जीरो है। तो बचा कौन सा वाला, सिर्फ ये बचा। और यहां पर इस सरफेस से पास होने वाली जो करंट है वो कितनी है, जो आई इनक्लोज है, दिस इज इक्वल टू आई के बराबर, यानी कंडक्शन करंट के बराबर है। तो इफ दिस इज इक्वल टू कंडक्शन करंट, तो यहां पर क्या निकल के आ जाएगा, दिस इज बी डॉट डी एल इज इक्वल टू कितना आ गया, ये म्यू नॉट इंटू आई आ गया। एंड वी आर हियर मूविंग इन दिस लूप इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो इन बीच का एंगल कितना होगा, जीरो, एंड बी विल कम आउट एंड इनटू कितना हो जाएगा, ये डी एल, दिस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये म्यू नॉट इंटू आई, एंड बी इंटू कितना आ गया, ये 2 पाई आर, एंड दिस इज इक्वल टू कितना आ गया, म्यू नॉट इंटू आई। तो बी इक्वल टू आ गया मेरे पास कितना, म्यू नॉट इंटू आई, और डिवाइड में कितना आ गया, ये 2 पाई आर आ गया। एंड वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट डायरेक्शन, व्हाट विल डायरेक्शन, और डायरेक्शन का लिखना भी चाहोगे, इफ दिस इज माई जेड कैप डायरेक्शन, तो डायरेक्शन ऑफ दिस मैग्नेटिक फील्ड इन फाई कैप, किस डायरेक्शन होगा, वो फाई कैप डायरेक्शन में होगा। ठीक है, फाई कैप या फिर -5, इफ दिस इज फाई कैप डायरेक्शन, तो डायरेक्शन क्या हो जाएगी उसकी, फाई कैप हो जाएगी। ठीक है, लेकिन फिलहाल हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। एंड बी इक्वल टू कितना आ गया, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर आ गया, जो कि होना भी चाहिए था। क्योंकि अगर एक वायर है तो वायर के कारण किसी पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है कितना होता है, इतना ही तो होता है, सिंपल सी बात है। नाउ अब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये तो हमने पहले भी किया था। हमें यह जानना है कि अगर मैं क्या करूं, अपनी सरफेस को चेंज कर दूं। सेकंड केस देखो, सेकंड केस में क्या है कि सरफेस मेरी अब ये वाली नहीं है, दिस इज नॉट ए सिंपलेस्ट सरफेस, आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू टेक द सिंपलेस्ट सरफेस। मैं इस सरफेस को एक कॉम्प्लिकेटेड सरफेस लेता हूं, ऐसी सरफेस ले रहा हूं, एक कॉम्प्लिकेटेड वन, जितनी कॉम्प्लिकेटेड मुझसे बन सकती है मैं उतनी बना दूंगा इसको। अब बना कौन सी रहा हूं, वही वाली जो हमने कल सोची थी कि मैं यहां पर एक बैलून शेप क्या ले रहा हूं, सरफेस ले रहा हूं, क्या ले रहा हूं, एक बैलून शेप सरफेस। ओके, इस तरीके से। अब लूप तो वही है क्योंकि मेरे को मैग्नेटिक फील्ड यहां निकालना है। अब सरफेस जो है मेरी वो ये है, क्या है सरफेस, ये देखो, ये सरफेस है मेरी, दिस इज माई न्यू सरफेस, इस तरीके से ले लिया। ठीक है, यूं करके, ठीक, या फिर बोल सकते हैं मैंने इसमें ऐसे इसको झाग में डाला, उसमें डाला साबुन के झाग में ऐसे फूंक मारी, जो शेप बना वो ये शेप है,
ये बात समझ में आई। अभी मेरे पास सरफेस है, दिस इज माय सरफेस, इन सेकंड केस दिस इज माय सरफेस। अगर मैं जो यहां पर स्टेटमेंट पास कर रहा हूं कि सरफेस से जितनी करंट पास करेगी वही करंट क्या होगी, आई इनक्लोज के बराबर होगी, तो इस सरफेस को लेने के बाद भी मेरा आंसर कितना आना चाहिए, इतना ही आना चाहिए। ठीक है, आना चाहिए नहीं आना चाहिए, आंसर हाँ जी आना चाहिए। तो करें सॉल्व। देखो अब ध्यान से देखना बात को। अब इन फॉर सेकंड सरफेस, फॉर इस डायग्राम को आप यहां बनाना, ठीक है, नीचे बनाना इस डायग्राम अलग से। तो फॉर सेकंड सरफेस, तो सेकंड सरफेस के लिए जो मेरे पास यहां पर आई इनक्लोज है, आई इनक्लोज है इस फॉर्मूले वाला, कौन सा फॉर्मूले वाला, इस फॉर्मूले जो आई इनक्लोज है, क्या इससे कोई करंट पास कर रही है, आई इनक्लोज इक्वल टू कितना है, जीरो है, यानी कंडक्शन करंट इससे क्या कर रही है, पास कर ही नहीं रही है, तो आई इनक्लोज इक्वल टू कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा फॉर सेकंड सरफेस, बिकॉज दिस सरफेस ये से पार कहां कर रही है, देखो ध्यान से, यहां पर खत्म होगी ना, यहां चार्ज क्या होगा, पाइल अप हो गया, और फिर यहां तो कुछ है ही नहीं, यहां कंडक्शन करंट जैसे कुछ है ही नहीं, यहां पर सिर्फ क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो इस डायरेक्शन में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो जो ये मेरे पास आई इनक्लोज है वो तो इससे पास कर ही नहीं रहा है, तो आई इनक्लोज कितना हो गया, जीरो हो गया, यानी कंडक्शन करंट इस सरफेस को पार कर ही नहीं रही है, कर रही है पार, नहीं कर रही है, ध्यान से देखो, ठीक है। तो अगर नहीं कर रही है तो आई इनक्लोज इक्वल टू कितना आ गया, जीरो आ गया। अगर आई इनक्लोज इक्वल टू जीरो है तो इसका मतलब ये टर्म क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो बचा कौन सा वाला टर्म मेरे पास, सिर्फ और सिर्फ ये वाला टर्म। तो यहां मेरे पास कितना निकल के आ गया, इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इंटू इंटीग्रेशन डेल ई डिवाइडेड बाई डेल टी डॉट कितना आ गया, डी आ गया ना। अब इसके अंदर इस पर्टिकुलर पोर्शन में ये चीज जीरो नहीं है, क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, ठीक है। इससे होता हुआ जो इलेक्ट्रिक फील्ड है या जो फ्लक्स है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वो यहां पर चेंज हो रहा है, ठीक है, ओके। और कैसे चेंज हो रहा है, कुछ इस तरीके से क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, तो उठाए कहां पुट कर दो, इधर पुट कर दो, तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरे पास कितना, दिस इज बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट और इंटू और डेल ई डिवाइडेड बाई डेल टी की वैल्यू कितनी है, इतनी है। तो और एक चीज और, कि इलेक्ट्रिक फील्ड और डीए के बीच का एंगल कितना है, जीरो है, बिकॉज बोथ आर इन सेम डायरेक्शन। दिस इज माई एरिया वेक्टर इन दिस डायरेक्शन एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑल्सो इन दिस डायरेक्शन। तो ये यहां पर मेरे पास जो डॉट प्रोडक्ट है वो कितना आ जाएगा, सिंपल डेल ई डिवाइडेड बाय डेल टी इंटू डीए आ जाएगा, ठीक है। ये बात समझ में आई आपको, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जिस डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन में हमारे पास क्या है, डीए वेक्टर है। डीए वेक्टर का मतलब यहां पर जो एरिया एलिमेंट है, एरिया एलिमेंट इन दिस डायरेक्शन, ओके ना। अब आप सोचोगे इस एरिया और इस एरिया का क्या हुआ, इनका तो कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, तो इस पार्ट से और इस पार्ट से जाने वाला जो फ्लक्स होगा वो कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अगर जीरो हो जाएगा तो मेरे पास ये जो इंटीग्रेशन है ये कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो बचेगा सिर्फ किसके लिए, इस वाले के लिए, किस वाले के लिए, इस वाले के लिए। और ये जो दोनों प्लेट है बहुत क्लोज है, एक दूसरे के बहुत पास है। जैसे कि फर्स्ट में हमने क्या लिया था, अजम्पशन लिया था, अगर ये बहुत पास है तो यहां पर जो सरफेस होगा उसका शेप भी कैसा होगा, सर्कुलर होगा, ठीक है, यानी उसका एरिया भी कितना होगा, इस प्लेट के एरिया के बराबर ही होगा, ठीक। तो मेरे पास यहाँ पर डेल ई डिवाइडेड बाय डेल टी जो कितना आ जाएगा, दिस इज आई अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू पाई आर स्क्वायर और इंटू कितना आ जाएगा, ये डी ए आ जाएगा। ऐसा क्यों हुआ, बिकॉज एंगल बिटवीन बोथ विल बी इक्वल टू जीरो। तो बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, कुछ चीजें कॉमन कांस्टेंट है बाहर आ जाएंगे, तो आई अपॉन एप्सिलॉन नॉट पाई आर स्क्वायर बाहर आ गया और अंदर कितना बच गया, इंटीग्रेशन ऑफ डी ए। इंटीग्रेशन ऑफ डीए कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, ऑब्वियसली बात है, तो इससे ये चीज क्या हो जाएगी, मेरी कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ डीए का मतलब इसके अंदर यहां पर जो सरफेस है उसका एरिया, यानी उसका पूरा एरिया, और उसका पूरा एरिया किसके बराबर होगा, और ये दोनों प्लेट बहुत पास है तो वो लगभग किसके बराबर होगा, इस सर्कल के बराबर ही होगा, यानी इस प्लेट के एरिया के बराबर ही होगा। तो इससे ये चीज क्या हो जाएगी, मेरे पास कैंसिल हो जाएगी, और इससे ये चीज क्या होगी, कैंसिल होगी। अब इधर देखो, अब लेफ्ट हैंड साइड में आओ, इन दोनों का एंगल कितना है, एंड दिस इज इंटीग्रेशन ओवर दिस लूप, अगेन ये कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा, कितना, इतना, यानी बी इंटू टू पाई आर, बी इंटू टू पाई आर, एंड दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू कितना आ गया, आई आ गया, एंड दिस इज इक्वल टू यहाँ मैग्नेटिक फील्ड बी इक्वल टू कितना आ गया, म्यू नॉट इंटू आई, और अपॉन कितना आ गया, ये टू पाई आर आ गया। देखो कितना मैजिकल चीज है, दिस इज द ब्यूटी ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट। तो यहां पर इसके अंदर जो मेरे पास दोनों से आंसर क्या आया, सेम आया, यहां भी इतना आया और यहां भी इतना आया, यानी हम सरफेस कोई भी लें, सरफेस कोई भी लें, बस उस सरफेस को जो इनक्लोज की हुई लूप है वो क्या होनी चाहिए, हमारी एम्पियर लूप होनी चाहिए, ठीक है। तो सरफेस के शेप से कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम वो शेप लेंगे जो क्या होगा, सिंपलेस्ट होगा। क्यों हम अपने लिए कॉम्प्लिकेशन क्रिएट करें। लेकिन जो स्टेटमेंट था पुराना वाला कि लूप से कितनी करंट पास करेगी, अब वो पुराना हो चुका है, उसको भूल जाओ,
अगर जो मोर प्रिसाइज हमारा जो क्या है स्टेटमेंट है वो ये है कि किसी सरफेस से या फिर उस सरफेस से कितनी करंट पास कर रही है जिसकी बाउंड्री क्या है, एम्पियर लूप है। ये बात समझ में आई आपको? ठीक है, तो ये चीज है, दोनों से आंसर क्या आया, सेम आया। ठीक, तो एक चीज और यहां पर हम क्या बोल सकते हैं, पहले वाले केस में जो आंसर निकल के आया वो किसकी सहायता से निकल के आया, कंडक्शन करंट की वजह से आंसर निकल के आया। यानी यहां पर जो करंट मतलब जिस करंट के लिए हमने बात करी वो कौन सी करंट थी, कंडक्शन करंट थी, और ये टर्म क्या हो गया था, जीरो हो गया था। लेकिन सेकंड वाले केस में कंडक्शन करंट जीरो थी और जो आंसर निकल के आया वो किसकी वजह से निकल के आया, हमारा डिस्प्लेसमेंट करंट की वजह से निकल के आया है। ठीक है, आई बात समझ में? तो ये क्या है, हमारे पास ब्यूटी ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट है। नाउ अब एक चीज और, यहीं पर अगर मैं ये बोलूं कि इस कैपेसिटर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, तो हमने ये देखा कि भैया सरफेस से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हमको क्या निकालना है कि इस कैपेसिटर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। अगर मेरे पास ये कैपेसिटर है यूं करके लाइक दिस, ठीक है, इसके अंदर दिस इज माय इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस वे, और मैं क्या करना चाह रहा हूं, इसमें इस तरीके से करंट जा रही है यूं करके, आई करंट, और यहां से हो रही क्या हो रही है, निकल रही है बाहर, आई करंट इस पॉइंट पर। ठीक है, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पी पर मुझे क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। क्या करूंगा, इस पॉइंट पी से होता हुआ एक एम्पियर लूप ड्रॉ करूंगा, और अज्यूम करो इस एम्पियर लूप की जो रेडियस है वो कितनी है, आर है, कितनी है वो रेडियस, आर है। अब यहां पर मैं सरफेस कोई भी एक आर्बिट्री सरफेस ले सकता हूं, लेकिन मेरा काम क्या है, कई सरफेस लेना, एक सिंपलेस्ट सरफेस यहां पर अज्यूम करना। तो सिंपलेस्ट सरफेस क्या हो सकती है, ये हो सकती है, यानी वही सरफेस, यानी उस रिंग के ही प्लेन में जो सरफेस है वो क्या होगी, सबसे सिंपलेस्ट सरफेस होगी। मैं यहां पर बलून शेप भी ले सकता था, ठीक है, मैं यहां पर एक रेक्टेंगुलर शेप भी, मतलब रेक्टेंगुलर शेप नहीं बोलेंगे, हाँ बलून शेप भी मैं यहां पर क्या कर सकता था, सरफेस ले सकता था, लेकिन उससे मुझे कोई भी फायदा नहीं होने वाला है। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा मतलब केस जो है वो कॉम्प्लिकेटेड ही हो जाएगा, अब भी नहीं बोल पाए ना, मतलब बहुत ही खतरनाक कठिन केस हो जाएगा अगर मैं कैसा लूंगा, बैलून शेप लूंगा। लेकिन मैंने यहां पर क्या लिया, सिंपलेस्ट लिया, एंड दैट सिंपलेस्ट इज दिस वन, यानी जो कहां है, उस रिंग के ही प्लेन में है, वही क्या होगा, हमारा सिंपलेस्ट सरफेस होगा। ओके, तो कर दो फिर, यहां पर अगर मैग्नेटिक फील्ड हमको फाइंड करना है, लेटर से यहां से आर रेडियस पर, इसके कोएक्सियल प्लेन, मतलब जो मेरे पास इनकी जो एक्सेस थी उसी से आर डिस्टेंस में मुझे क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। तो अगेन फॉर्मूला क्या होता है मेरे पास, दिस इज इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई इनक्लोज, और फिर प्लस कितना होता है, इंटीग्रेशन म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल ई डिवाइड में कितना आ जाएगा, डेल टी डॉट कितना आ गया, ये डी ए आ गया। ठीक है, अब देखो क्या इसके अंदर कोई कंडक्शन करंट है, नहीं, क्या इस सरफेस से कोई कंडक्शन करंट जा रही है, नहीं, तो ये टर्म क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। बचा कौन सा वाला, ये वाला टर्म बचा, तो दिस इज बी डॉट डी एल इज इक्वल टू दिस इज म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, और डेल ई बाय डेल टी क्या है, कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू है जो कि इंटीग्रेशन साइन से बाहर आ जाएगा, एंड बोथ ई एंड डी ए बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, तो एंगल कितना होगा इनके बीच का, जीरो होगा। तो अगर एंगल जीरो है तो ये जो डॉट प्रोडक्ट है क्या बन जाएगा, सिंपल, कॉस जीरो कितना होता है, 1 होता है, तो सिंपल मेरे पास डेल ई डिवाइडेड बाय डेल टी बाहर आया, तो ये आई अपॉन दिस इज एप्सिलॉन नॉट, दिस इज पाई आर स्क्वायर, और इंटीग्रेशन डी ए कितना हो जाएगा, ये इंटीग्रेशन ऑफ डी ए हो जाएगा। ठीक है, देखो एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा, अगेन लूप कितनी रेडियस की लूप है, आर रेडियस की लूप है, तो अगेन इसका आंसर कितना आ जाएगा, b इंटू टू पाई आर आ जाएगा। ये तो हमको पका ही चीज है, इधर वाली लेफ्ट हैंड साइड वाली, एंड इंटू कितना आ जाएगा, ये म्यू नॉट इंटू आई आएगा, और अपॉन में कितना आ जाएगा, ये पाई आर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, और इसकी वैल्यू कितनी आ गई, दिस इज इक्वल टू एरिया ऑफ दिस एरिया, तो दिस एरिया इज इक्वल टू पाई स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है, इस पाई से ये पाई कैंसिल हो गया, इस स्मॉल आर से एक स्मॉल आर क्या हो जाएगा, मेरा कैंसिल हो जाएगा। तो यहां से मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड बी इक्वल टू कितना आ गया, ये आ गया मेरे पास कितना, म्यू नॉट आई आर, और अपॉन आ गया मेरे पास कितना, 2 पाई आर स्क्वायर, कितना आया, 2 पाई आर स्क्वायर आ गया। ठीक है, म्यू नॉट आई आर अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर, तो दिस इज माई मैग्नेटिक फील्ड। तो ये क्या है, मेरा मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड कैपेसिटर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, इतना होगा। ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से है, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से है। ठीक, तो ये क्या है, खूबसूरती है। तो यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड आया वो किसकी वजह से आया, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, या बोल सकते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट की वजह से आया। ठीक, तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, यू हैव टू नोट इट। और एक चीज और, यहां पर जो मेरे पास बी है, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है। ओके, और इन दो केस में जो बी है वो क्या है, मेरे पास इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r है। ठीक है, तो मैं ग्राफ ड्रॉ करना चाहूं तो कैसे ड्रॉ कर दूंगा, कहां बनाऊं ग्राफ, इधर बनाऊं। ये देखो, अगर मैं b और r के बीच ग्राफ ड्रॉ करूं तो दिस इज b, दिस इज r, और कुछ ऐसा है यहां पर,
और यहाँ पर स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर बोल दो। अब जैसे ही यहाँ पर स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर लिखोगे ना, तो ये चीज ये बन जाएगी। देखो स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर पर ये दोनों चीज क्या हो जाएंगी, सेम हो जाएंगी ना। यहाँ पर क्या आएगा, कैपिटल आर, एक आर से आर गया तो अगेन कौन सा वाला फॉर्मूला आ जाएगा, ये वाला फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, तो यानी एट आर इक्वल टू कैपिटल आर पर जो रिलेशन है वो दोनों क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। तो उससे पहले लेकिन उससे कम पर ये लीनियर रिलेशन होगा ऐसे करके, और फिर उसके बाद वो क्या कर रहा है, एक्सपोनेंशियली डिके कर रहा है। तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड आर, या फिर बोलते हैं ग्राफ बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड आर व्हेन, या फिर व्हेन वी चार्ज कैपेसिटर, जब हम कैपेसिटर को क्या करते हैं, चार्ज करते हैं। तो एक बहुत अच्छा एक क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं, दैट इज क्वेश्चन नंबर, एक मिनट, ग्रिफिथ का था ये है हमारा क्वेश्चन नंबर, प्रॉब्लम नंबर 7.36। प्रॉब्लम नंबर कौन सी है, प्रॉब्लम 7.36 ऑफ ग्रिफिथ। ग्रिफिथ की 7.36 एक प्रॉब्लम है, वहां पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है और सिंपल तरीके से आपको सबसे पहले क्या निकालनी है, डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी निकालनी है, फिर क्या निकालनी है, डिस्प्लेसमेंट करंट निकालनी है। ठीक है, और फिर क्या निकालना है, उसके बाद आपको वहां पर जो कंडक्शन करंट है और जो डिस्प्लेसमेंट करंट है उन दोनों के बीच कंपेयर कराना है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, एक बार करोगे तो आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बिल्ड करेगा, यानी आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ठीक है बात, ओके। तो आज के लेक्चर में बहुत सारी बातें ऐसी थी जो हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस करी थी, लेकिन ये जो बातें हैं ये क्या है, हमारे लिए फायदेमंद है। जब हम इनको बार बार करेंगे तो तभी हमारे दिमाग में ये बातें बैठेगी और तभी हम अपने आप को ये कह पाएंगे कि हमने हाँ सच में फिजिक्स पढ़ी है और हमें फिजिक्स आती है। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर को हम यहाँ पर क्या करते हैं, एंड करते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।